गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के 1 शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स के पर को समझा रहे हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स में सबसे पहले पूछा जाता है कि क्या चार्जिंग के बाद मास ट्रांसफरेंस होता है। आफ्टर चार्जिंग मास ट्रांसफरेंस टेक्स प्लेस और नॉट। चार्जिंग के बाद वेरी स्लाइट चेंज इन मास, बहुत हल्का सा मास में चेंजिंग होती है, क्योंकि चार्जिंग इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफरेंस पर होता है। अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है, वो अगर पॉजिटिव चार्ज होती है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को लूज करने से बनता है, इसलिए इसका मास कम हो जाता है। और कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए उसका मास ज़्यादा होता है। तो नेगेटिव चार्ज का मास जो है ओरिजिनल बॉडी से ज़्यादा होता है और पॉजिटिव चार्ज का मास जो है ओरिजिनल बॉडी के मास से कम होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम चार्ज का कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। चार्ज इज लेस देन द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट। इलेक्ट्रॉन से कोई भी छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो इस तरह से ये चार्ज पूछा जाए Q = 0.1 × 10⁻⁻19 एग्जिस्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटा है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। क्वांटाइजेशन पर आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इससे हम Q = NA का इस्तेमाल करते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्ञात करने के लिए N = Q/E। आपका ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। Q की वैल्यू 1 कूलम और ये रख करके हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये नंबर आता है 6.25 × 10⁻18। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि व्हेन 2 आइडेंटिकल चार्जेज आर ब्रॉट इन कांटेक्ट एंड सेपरेटेड। यदि 2 आइडेंटिकल चार्ज कांटेक्ट में लाए जाते हैं फिर उनको सेपरेट कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ईच अदर। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको न्यूमेरिकल में यूज करना है। ये व्हेन 2 आइडेंटिकल चार्जेज आर ब्रॉट इन कांटेक्ट द चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर Q 2 बॉडीज हैं जिन पर चार्ज Q है और इनको अगर कांटेक्ट में लाते हैं और उसके बाद सेपरेट करते हैं, तो हर एक बॉडी पर जो चार्ज होता है वो हो जाता है, अगर इन पे चार्जेस Q1 Q2 हैं, A = Q1 + Q2/2। A या B किसी पर भी जो है जो चार्ज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट हैं जो चार्ज पर आपको पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स। अब आपका कूलम्ब्स लॉ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यदि 2 चार्ज हैं वो हवा में रखे गए हैं, तो और उसके बाद उनको किसी ऐसी मीडियम में रख दिया जाए जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो वह फोर्स 1/K टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। इस तरह से इस पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप इसको सॉल्व भी करते हैं। तो इस तरह से फोर्स एक्टिंग इन एयर ये आपका होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और यह मीडियम में जब आप इसको रख देते हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है, तो ये हो जाता है 1/4πε0 Q1 ε0K Q1 Q2/r²। इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो आपका मिलता है F air/F K = K। इस तरह से आप इसको ट्रांसफ़र करके अगर आप एडजस्ट करते हो
ये हो जाता है 1/k F एयर। इस पर आपको टिक करना होता है कि फोर्स कितना रिड्यूस होता है, इंक्रीज होता है। तो फोर्स रिड्यूसेस 1/k टाइम्स। यदि दो बॉडीज हैं, चार्ज बॉडीज हैं, जिन पर चार्ज Q1 और Q2 है, उन पर इनिशियली जो फोर्स काम करता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यह इनिशियल शुरू में इनके बीच जो फोर्स काम करता है, और यदि इनके चार्ज को दुगना कर दिया जाए और चार्ज को दुगना कर दिया जाए और डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, तो फोर्स कितना चेंज होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसको हम या फाइनल लिख रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व जब करते हैं, एफ इनिशियल और एफ फाइनल, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है आपका 1/16। या फाइनल जो आपका सॉल्व करते हैं, इसको आप डिवाइड करेंगे जब, तो आप सॉल्व करते हैं तो हो जाता है 1/16। और यह फाइनल जो आपका होता है, यह फाइनल इक्वल टू 16 टाइम्स एफ इनिशियल। इस तरह से डिस्टेंसेज और आपको चार्जेस को चेंज करके तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन था कि यदि हम चार्ज को डबल कर दें, डिस्टेंस को हाफ कर दें, तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यदि दो चार्ज हैं, उनके बीच जो फोर्स काम करता है वो किसी थर्ड चार्ज के द्वारा अनअफेक्टेड होता है। कॉन्सेप्ट है, आपसे एक नंबर में इसको पूछा भी जा सकता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अफेक्टेड बाय थर्ड चार्ज और नॉट। आपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में इसका उत्तर देना है कि वो प्रभावित नहीं होता है, अनअफेक्टेड। क्वेश्चन है कि आपका मान लीजिए कि दो चार्ज हैं Q और Q हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस D है, सेम नेचर के हैं। इनके बीच में जो है मिडिल में ऐसा कौन सा चार्ज रखा जाए ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। इसको हम मान लेते हैं कि चार्ज Q है। यहाँ पर सॉल्व किया हमने जो है, टू चार्जेज आर identical charges are same charges separated by a distance d, at where third charge is placed between two charges to maintain equilibrium। तो हम मान लेते हैं कि ये चार्ज Q यहाँ पर रखा गया है। ये इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इनके बीच में जो कार्य करने वाला फोर्स है वो गुलाम्स लॉ से आप ऐसे ज्ञात करेंगे। ये रिपल्सन को मेंटेन करने के लिए चार्ज ऐसा हो जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और इस पोजीशन को, इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन करे। ये नेगेटिव नेचर का होगा, तभी इसको अट्रैक्ट दोनों को करेगा, रिपल्सन को मेंटेन करेगा। इस तरह से ये फोर्स आपका हो जाता है इन दोनों के बीच कार्य करने वाला फोर्स इक्वल टू इन दोनों के बीच कार्य करने वाला फोर्स। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस d/2 हो जाती है, तो आपके ये कैंसिल होते हैं। Q इक्वल टू 4Q। Q को हम जब एडजस्ट करते हैं तो आपका आ जाता है, या माइनस चिन्ह ले लेते हैं क्योंकि माइनस Q है। इस तरीके से Q इक्वल टू -Q/4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप जानते हो, कूलम्ब्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर the distances less than nuclear distance, not applicable for the distances, nuclear distances, that is nuclear distances, इसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻15 मीटर। इससे छोटी या इस डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन होगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, न्यूक्लियंस के बीच में, न्यूक्लियंस कहते हैं ये, के बीच में क्या कूलम्ब फोर्स वर्क करता है। कूलम्ब फोर्स नॉट एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियंस। कूलम्ब फोर्स
कूलाम फोर्स जो है वो नॉट अप्लीकेबल। कूलाम फोर्स न्यूक्लियॉन्स के बीच में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो है नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। इस तरह से कूलाम फोर्स के लिए आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चार्जेस के विषय में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको हमने सॉल्व किया है। अब आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यदि दो बॉडीज हैं, चार्ज बॉडीज हैं, जिन पर चार्ज Q1 और Q2 है, उन पर इनिशियली जो फोर्स काम करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। यह इनिशियल शुरू में इनके बीच जो फोर्स काम करता है, और यदि इनके चार्ज को दुगना कर दिया जाए और चार्ज को दुगना कर दिया जाए और डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो फोर्स कितना चेंज होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसको हम या फाइनल लिख रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व जब करते हैं तो एफ इनिशियल और एफ फाइनल, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है आपका 1/16। एफ फाइनल जो आपका सॉल्व करते हैं, इसको आप डिवाइड करेंगे जब, तो आप सॉल्व करते हैं तो हो जाता है 1/16। और एफ फाइनल जो आपका होता है, एफ फाइनल इक्वल टू 16 टाइम्स एफ इनिशियल। इस तरह से डिस्टेंसेज और आपको चार्जेस को चेंज करके तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन था कि यदि हम चार्ज को डबल कर दें, डिस्टेंस को हाफ कर दें, तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यदि दो चार्ज हैं, उनके बीच जो फोर्स काम करता है वो किसी थर्ड चार्ज के द्वारा अनअफेक्टेड होता है। ये कॉन्सेप्ट है, आपसे एक नंबर में इसको पूछा भी जा सकता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अफेक्टेड बाय थर्ड चार्ज और नॉट। आपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में इसका उत्तर देना है कि वो प्रभावित नहीं होता है, अनअफेक्टेड। क्वेश्चन है कि आपका मान लीजिए कि दो चार्ज हैं Q और Q हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस D है, सेम नेचर के हैं। इनके बीच में जो है मिडिल में ऐसा कौन सा चार्ज रखा जाए ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। इसको हम मान लेते हैं कि चार्ज Q है। यहाँ पर सॉल्व किया हमने जो है, टू चार्जेज आर identical charges are same charges separated by a distance d, at where third charge is placed between two charges to maintain equilibrium। तो हम मान लेते हैं कि ये चार्ज Q यहाँ पर रखा गया है। ये इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इनके बीच में जो कार्य करने वाला फोर्स है वो कूलाम्ब्स लॉ से आप ऐसे ज्ञात करेंगे। ये रिपल्सन को मेंटेन करने के लिए चार्ज ऐसा हो जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और इस पोजीशन को, इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन करे। ये नेगेटिव नेचर का होगा, तभी इसको अट्रैक्ट दोनों को करेगा, रिपल्सन को मेंटेन करेगा। इस तरह से ये फोर्स आपका हो जाता है, इन दोनों के बीच कार्य करने वाला फोर्स इक्वल टू इन दोनों के बीच कार्य करने वाला फोर्स। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस d/2 हो जाती है, तो आपके ये कैंसिल होते हैं। Q इक्वल टू 4Q। Q को हम जब एडजस्ट करते हैं तो आपका आ जाता है, या माइनस चिन्ह ले लेते हैं क्योंकि माइनस Q है। इस तरीके से Q इक्वल टू -Q/4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप जानते हो, कूलाम्ब्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर the distances less than nuclear distance, not applicable for the distances, nuclear distances, that is nuclear distances, इसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻15 मीटर।
इससे छोटी या इस डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, न्यूक्लियंस के बीच में, न्यूक्लियंस कहते हैं ये, के बीच में क्या कूलम्ब फोर्स वर्क करता है? कूलम्ब फोर्स नॉट एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियंस। कूलम्ब फोर्स जो है वो नॉट एप्लीकेबल। कूलम्ब फोर्स न्यूक्लियंस के बीच में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो है नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। इस तरह से कूलम्ब फोर्स के लिए आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चार्जेस के विषय में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको हमने सॉल्व किया है। अब आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डिफरेंट पैटर्न्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे पैटर्न मान लीजिए ये दे दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है इस पर पॉजिटिव पार्टिकल्स जैसे अल्फा पार्टिकल्स मान लीजिए यहाँ है, या आपके प्रोटॉन्स पूछ दिया गया कि यहाँ पर हैं, वो किस दिशा में मूव करेंगे। पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑलवेज मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पैटर्न चाहे जैसे आपको दिया रहे, एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया है मान लीजिए, और अगर वाई एक्सिस के अलोंग दिया गया है तो पॉजिटिव पार्टिकल्स जो है वह हमेशा अल्फा पार्टिकल्स और प्रोटॉन्स ये इसी दिशा में मूव करेंगे। इस तरह से कोई भी डायरेक्शन आपको दी जा सकती है, अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स अगर दिया गया है, इलेक्ट्रॉन्स दे दिया गया, बीटा पार्टिकल्स दे दिया गया, तो ये जो है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसे होता है ये चीज़ आपको दी जा सकती है, कोई भी पैटर्न आपको बना के दिया जा सकता है। तो यू हैव टू नो दैट पॉजिटिव पार्टिकल्स मूव along the direction of electric field, negative particles move in opposite direction to the electric field. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे आपको दे दिया गया कि इसकी स्ट्रेंथ बताइए और नेचर बताइए, कोई पैटर्न दे दिया गया है चार्ज के कारण। नेक्स्ट इज आपको ये पैटर्न दिया गया है, मान लीजिए ऐसे बना करके कोई भी पैटर्न दिया गया है और बता दिया गया कि यहाँ आपका कोई भी डाइपोल है, कोई भी दो चार्ज हैं प्लस क्यू, ये आपका माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, एक डाइपोल है। इसमें क्या सही हो सकता है, इसका मूवमेंट किधर हो सकता है, क्वेश्चन बना के आपको दे सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो इस पॉइंट पर स्ट्रांग फोर्स लगेगा, स्ट्रांग फोर्स। ये आपने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नज़दीक जहाँ भी होंगी वहाँ स्ट्रांग फोर्स होगा। प्लस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर हैं, यहाँ पर वीक फोर्स लगेगा। इस तरह से एज ए रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रांग और वीक फोर्स के कारण ये लेफ्ट साइड मूव करेगा, लेफ्ट साइड। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। इस तरह के भी क्वेश्चन पैटर्न बना के आपको दिए जा सकते हैं। और तो इस तरह से आपका पैटर्न ये हुआ। और एक पैटर्न आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि चार्ज दे दिए गए हैं, मान लीजिए आपके जो है प्लस क्यू चार्ज है और ये चार्ज आपको नेचर डिसाइड करना है। मान लीजिए आपका ऐसा कोई चार्ज दिया गया है, Q1 है, Q2 है या ABC मान लीजिए आप, कोई A चार्ज है, B चार्ज है और C चार्ज है। इनसे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दी गई हैं, इस तरीके से दी गई हैं। और इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से दी गई हैं। इस तरीके से, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से दी गई हैं। आपसे पूछा जाए इनका आप नेचर डिसाइड करिए, ये किस नेचर के हैं। ABC ये 3 चार्जेस दिए गए हैं, इनका नेचर बताइए। तो नेचर में आपका हो जाता है
ए से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको देख के आप बताएंगे। नेचर में आपका ए पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव, ए हो गया पॉजिटिव। सी से आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ए एंड सी आर इज पॉजिटिव, ए एंड सी इज पॉजिटिव। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बी आप देख रहे हो, बी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बी की तरफ जा रही हैं, इसलिए ये आपका हो जाता है बी इज नेगेटिव, बी इज नेगेटिव। अब इनमें सबसे स्ट्रांग कौन सा है, ये अगर पूछा जाए, ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ कैसी है। तो जो स्ट्रेंथ आपने लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग लिखना है। जिससे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी निकल रही हैं वो स्ट्रांग होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इसकी तरफ आप 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 8 हैं। तो सबसे ज़्यादा निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी से है, तो सी इज स्ट्रांगेस्ट, सी इज स्ट्रांगेस्ट। इस तरह से आपको नेचर के विषय में पैटर्न दिया जा सकता है। और आपको ऐसे भी पैटर्न दिए जा सकते हैं कि ये मानिए कोई स्फेरिकल बॉडी है, इसमें डिफरेंट पैटर्न आपके इस तरह से दिए गए हैं, ऐसे ऐसे भी दिया गया है, आपका ऐसे दिया गया है, और इस तरह से दिया गया है, और एक पैटर्न ऐसे दिया गया है। मान लीजिए आपका स्फीयर है ऐसे, और एक ये दिया गया है। इनमें कौन सा आपका सही है, विच इज करेक्ट पैटर्न, ए बी सी, इस तरह का पैटर्न आपका दिया जा सकता है। तो ये आपका ऐसे है, तो सही आपका जो है करेक्ट पैटर्न डी है, डी इज करेक्ट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर एंटर इन द रीजन ऑफ द बॉडी। इस तरह से आपको डिफरेंट पैटर्न बना करके क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। These are the patterns questions solved on the basis of electric field lines. Next topic is electric dipole. Electric dipole को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होता है ये आपको सबसे पहले समझना चाहिए। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q + q, डिस्टेंस इसकी है 2l। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज 2ql एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम -q to +q। डायरेक्शन इसकी हमेशा -q से +q की तरफ होती है। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बिहेव के विषय में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका बिहेव, डिफरेंट इलेक्ट्रिक पैटर्न जो होगा इलेक्ट्रिक लाइंस पैटर्न में किस तरह से बिहेव करता है। मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रखा गया है। कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर रखा गया है, मेकिंग एन एंगल थीटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, -q एंड +q। ऐसी स्थिति में पूछा जाए कि इसमें रोटेटरी मोशन होगी, ट्रांसलेटरी मोशन होगी, कौन सी मोशन होगी, टॉर्क काम करेगा या नेट फोर्स काम करेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स काम करता है, और नेगेटिव चार्ज पर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करता है। दोनों चार्ज इक्वल होते हैं, इसलिए नेट फोर्स जो होता है वो 0 होता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि दोनों पर फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं, और होता है QE। इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन से फोर्स जो काम करता है, और ये हो जाता है 0।
दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेज एक टार्क का निर्माण करते हैं जो इसको घुमाने का प्रयास करते हैं। इसमें आपको नेट टार्क एक्ट्स ऑन द डाइपोल टार्क। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपसे जो है ये क्वेश्चन हुआ कि फोर्स काम करता है, नहीं काम करता है, केवल टार्क काम करता है। इसका मोशन सर्कुलर मोशन होता है। ये सर्कुलर मोशन इसको इस तरह से रोटेट करता है, रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होती है। तो ऐसे में आपको पूछा जाए कौन सी मोशन होती है, तो आपने बताना है ट्रांसलेटरी मोशन होती है। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होती है, नॉट ट्रांसलेटरी मोशन। नेट फोर्स आपका 0 होता है, इसमें ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होती है, नॉट ट्रांसलेटरी मोशन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होती है, टार्क काम करता है, इसलिए इस पर रोटेटरी मोशन होती है। ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है मल्टीपल चॉइस में। रोटेटरी मोशन, यस यस रोटेटरी मोशन, ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ये उत्तर देने हैं। इसी तरह से अगर नॉन यूनिफॉर्म में हम इसके बिहेव का आपका स्टडी करते हैं, ये तो यूनिफॉर्म मोशन रहा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे अगर हम इसको ड्रा करते हैं, इस तरह से अगर कोई भी डाइपोल रखा गया है ऐसे, तो इस कंडीशन में होता क्या है, -q और +q चार्ज पर डिफरेंट फोर्स काम करते हैं। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दूर दूर है, तो यहाँ स्ट्रांग फोर्स काम करता है। दूर दूर है, यहाँ वीक फोर्स काम करता है, वीक फोर्स काम करता है। और यहाँ नज़दीक है, इसलिए स्ट्रांग फोर्स काम करता है। ऐसी कंडीशन में एक नेट फोर्स काम करता है। क्वेश्चन पूछा जाए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टार्क काम करता है या नेट फोर्स काम करता है, तो आपने लिखना है नेट फोर्स काम करता है। और इक्वल और अपोजिट फोर्सेज होते हैं, ये अपोजिट फोर्सेज होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। चार्ज आपका यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो जाती है। इस तरह से दो अनइक्वल फोर्स काम करते हैं। इस तरह से आपका नेट फोर्स काम करेगा, स्ट्रांग और वीक है। और ये रोटेटरी मोशन, टार्क भी काम करता है, दोनों फोर्स अपोजिट हैं, इसलिए टार्क भी काम करता है। तो टार्क एंड नेट फोर्स बोथ एक्ट्स, टार्क फोर्स एंड टार्क बोथ एक्ट्स ऑन द बॉडी, एक्ट्स ऑन द डाइपोल। तो इस तरह से इसका टार्क और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। मोशन के विषय में पूछा जाए तो आपने लिखना है ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों होता है। नेट फोर्स के कारण ट्रांसलेटरी मोशन, नेट फोर्स के कारण ट्रांसलेटरी, और टार्क के कारण जो है ये आपका रोटेटरी, दोनों मोशन होती है, रोटेटरी मोशन। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्टेबल और अनस्टेबल कब होगा डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको अगर डाइपोल रखा गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई भी डाइपोल आपका रखा गया है, मेकिंग एन एंगल थीटा। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। -q और +q है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो फोर्स इस पे काम करता है QE और -QE, इसलिए टार्क जो काम करता है PE sin थीटा। अगर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, थीटा = 0 इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, if dipole is placed in the direction of electric field, it is stable, इस पर फिर कोई भी टार्क काम नहीं करता है, डाइपोल इज स्टेबल।
और अगर ये इसको रोटेट कर दिया जाए, वन एंगल इसको रोटेट कर दिया जाए, तो ये पी साइन थीटा जो होता है ये आपका मैक्सिमम होता है टॉर्क, और ये अनस्टेबल होता है। व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड एट द 180 डिग्री then it is unstable. Dipole is unstable. Dipole is unstable. ये आपका शॉर्ट, एक आपका वन शॉट आपका तैयार किया जा रहा है। कब ये स्टेबल होता है, कब अनस्टेबल होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज स्टेबल, इन द अपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल भी इसको आप कर सकते हो। एंटी पैरेलल ऑप्शन में आपसे ये भी दिया जा सकता है कि पैरेलल और अनपैरेलल, जीरो को हम पैरेलल लिख सकते हैं। पैरेलल जब ये 0 डिग्री पर रखा जाए पैरेलल हो स्टेबल होता है, और ये जब 180 पर रखा जाए 180 डिग्री या एंटी पैरेलल रखा जाए तो यह अनस्टेबल होता है। डाइपोल पर इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, इक्वेटोरियल पोजीशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड। इसका रेशियो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है Ex Ey, इनका रेशियो क्या होता है? तो आपने देखा इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 2 आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये उल्टा भी दिया जा सकता है, Ey अपॉन Ex, ये क्या होगा? तो आपने लिखना है 1/2। दीज आर द क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि गॉस थ्योरम पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। गॉसेस लॉ में, गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट आप जानते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी बॉडी इज 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज द बाय द बॉडी। किसी भी बॉडी से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। इस तरह से आप पे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through each face of the cube, passing through each face of the cube। इसके प्रत्येक फेस से कितना, किसी क्यूब से प्रत्येक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। अगर इसमें मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रिक आपका ये क्यूब है, इस तरह से है, और बता दिया गया कि इसमें चार्ज मान लीजिए क्यूब है, ये क्यूब एनक्लोज चार्ज क्यूब। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस, ये आपका हो जाता है ईच फेस में 1/6 हो जाता है बेटा, क्योंकि 6 फेसेस होती है, 6ε0 टाइम्स क्यूब। ये होता है ईच फेस, EF से हम इसको लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच कॉर्नर, C से लिख रहे हैं, इसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, इसलिए आपका हो जाता है 1/8ε0 टाइम्स क्यूब। गॉसेस लॉ में इस तरह से आपको दिए जा सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन ये दिया जा सकता है कि सेकंड पॉइंट इसका है, मान लीजिए किसी क्यूब में डाइपोल्स रखे हुए हैं, ये आपका क्यूब है, बता दिया है इसमें जो है 100 डाइपोल्स 200 डाइपोल्स रखे गए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करिए। तो इसमें डाइपोल्स रखे हुए हैं, बहुत सारे डाइपोल्स रखे हुए हैं, -q +q। तो नेट चार्ज ऑन डाइपोल इज 0, नेट चार्ज ऑन डाइपोल +q - q बराबर होता है, इसलिए ये 0 होता है।
कितने भी डाइपोल किसी भी कंटेनर में रखे जाएं तो आपका हो जाता है, चार्ज की जगह आप 0 रखते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है 0। चार्ज कंटेनिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस आपके दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जैसे आपके ये भी दिए जाते हैं कि इसी सरफेस पर ये पैटर्न ऐसे आपको दे दिया गया, मान लीजिए आपका 1 सेंटीमीटर है, यहाँ क्यू चार्ज रखा गया है, या ए मान लीजिए ये 2a है, यहाँ पर 2q चार्ज रख दिया गया है प्लस 2q, ये आपकी डिस्टेंस 2a हो जाएगी, और ये आपका मान लीजिए 3a है, 2a 3a, यहाँ पर मानिए 3q चार्ज है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा गया है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सर्कल ऑफ रेडियस 2a। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। थ्रू ये सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस 2a, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक सर्कल 2a का खींचते हैं, 2a यहां तक है, ये आपका ये चीज मिलता है। तो इसके अंदर कितने चार्ज आ रहे हैं ये देखना है। 2a के अंदर आपका ये q और 2q आ रहा है, तो इसको हम नेट चार्ज हो जाता है q प्लस 2q, टोटल चार्ज हो जाता है 3q। ये वाला चार्ज आपका बाहर है, इसलिए नेट चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है 1/ε0 टाइम्स 3q। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सर्कल ऑफ रेडियस 2a। इस तरह से जो भी डायग्राम देंगे वो डायग्राम आप ड्रा करके जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करते हैं। हम गासेस थ्योरम का एप्लीकेशन बता रहे हैं। दिस इज वन शॉर्ट यूजफुल फॉर द वेरी शॉर्ट एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको स्ट्रेट वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने के लिए दिया जा सकता है, आप जानते हो ये स्ट्रेट वायर है और इसका आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात किया है, ये होता है λ/2πr/L, और इस फार्मूले से आपका न्यूमेरिकल अक्सर पूछा जा सकता है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्ट्रेट वायर, पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा सकती है और लीनियर चार्ज डेंसिटी भी पूछी जा सकती है। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको प्लेन शीट के लिए जब पूछा जाता है, कोई प्लेन शीट है जो पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, आप फार्मूला पढ़ चुके हो, ये होता है E = σ/2ε0। पूछा जाए कि पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, पॉइंट बी पर ज़्यादा है कि बराबर है, और मल्टीपल चॉइस में भी दे सकते हैं। क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछ सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो ए और बी डिफरेंट डिस्टेंसेस पर हैं, लेकिन इस फार्मूले में डिस्टेंस कहीं नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट does not depends on distance. Electric field is same at point A and B. Equal होगा point A और B पर। Equal electric field at point A and B। इस तरह से point A और B पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है। इस तरह से हमने आपको वन शॉट में पूरे चैप्टर को समराइज किया है। आपको ये बहुत ही यूजफुल है और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। लास्ट में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। थैंक यू।